डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 2027 कुंभ मेले की समीक्षा बैठक। 234 करोड़ के बजट का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री समेत तमाम अधिकारी मौजूद। चमोली में 3 दिवसीय जनजातीय समागम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में की शिरकत। जनजातीय संस्कृति की सराहना। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का बड़ा बयान। शामिल हुए नेताओं को बीजेपी सिखाएगी सनातन। नए नेताओं के लिए प्रशिक्षण अभियान। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने की तैयारी। बीजेपी के संगठन महामंत्री ने दी जानकारी। बीएलए की 100% तैनाती के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। उत्तराखंड की खास खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरिद्वार में सीएम धामी ने 2027 कुंभ मेले की हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जहां इस दौरान बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज और मेलाधिकारी सोनिका समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने सीसीआर भवन में कुंभ मेले के 34 कार्यों के 234 करोड़ के बजट का शिलान्यास भी किया। चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अब बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चार धाम यात्रा के लिए हम जब चार धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चार धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है। अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहां से होकर जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में आयोजित 3 दिवसीय जनजातीय समागम सम्मेलन के समापन दिवस पर शिरकत की है, जहां इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय संस्कृति की सराहना करते हुए समुदाय के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें कि आयोजन जनपद चमोली के बेरही बेडरू बगड़ में जनजातीय समुदाय की ओर से किया गया। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होगा। 5 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए अपर्याप्त बताया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी हैं और कार्यक्रम तय तिथियों पर ही शुरू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्र की तिथियां सरकार प्रस्तावित करती है। आवश्यकता होने पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
पूरी तैयारी है। सत्र 9 तारीख से शुरू होगा और हमारा विधानसभा सचिवालय जो है वो चुस्त दुरुस्त है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सेशन हमारा भराड़ीसैंण गैरसैंण में होगा। देखिए ऐसा है, ये जो डेट्स आती हैं ये सरकार के माध्यम से मेरे पास आती हैं। मेरा काम सदन को चलाना है और अगर आवश्यकता हुई तो कार्य मंत्रणा के बाद वो तिथियां बढ़ भी सकती हैं। देहरादून में बीजेपी संगठन ने राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा घोषित की है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किया है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जनसभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। 7 मार्च को हरिद्वार और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी सभाएं प्रस्तावित हैं, जहां सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहां पर प्रस्तावित है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि अन्य दलों से बड़ी संख्या में पार्टी शामिल हुए नेताओं को अब सनातन और बीजेपी की विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर जल्द प्रशिक्षण अभियान शुरू होगा, जिसमें नए सदस्यों को सनातन हिंदुत्व, राष्ट्रीयता और संगठन की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। हाल ही में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों से हजारों नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। पार्टी अब इन्हें संगठनात्मक रूप से मजबूत कर विपक्ष के खिलाफ प्रभावी भूमिका में उतारने की तैयारी कर रही है। देखिए, सनातन को सीखना, सनातन को मानना अलग अलग बात है। हम प्रतिदिन सनातन को माने ऐसा हमारा विचार है, इसलिए सनातन कोई एक दिन का विषय नहीं है। हम एक दिन सनातन को माने, बाकी दिन हम सनातन को छोड़ दें तो, लेकिन कुल मिलाकर के प्रशिक्षण हमारा जो है, हमारे ये विचार परिवार के माध्यम से जो हम जो काम करना चाहते हैं, जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है, उससे हमारे कार्यकर्ता परिचित हो, इस बात को लेकर के प्रशिक्षण लगा जाए। उत्तराखंड में सरकार चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से सुचारू बनाने के लिए कटिबद्ध है और मतदाताओं को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ की 100% तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के संगठन महामंत्री ने बताया कि आयोग की गाइडलाइन के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलए 1 नियुक्त कर दिए गए हैं। देखिए, जैसे ही राज्य चुनाव आयुक्त ने जो हमको गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों को इस संदर्भ में परिचित करा दिया था और उसके संदर्भ में हमने बीएलए 1 जो प्रत्येक विधानसभा का एक होता है उसको पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया था और बीएलए 2 हमारे अधिकांश बीएलए 2 बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने हैं तो वहां पर उनकी फोटो और उनके कहीं पर मोबाइल नंबर मिसमैच हो गया था, तो उसके कारण से नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही 100% अपने बीएलए 2 बनाने में सफल होगी। इसके लिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध संघ परिसर देहरादून में कार्यक्रम में आयोजन में शिरकत की अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये केवल एक कैफे नहीं बल्कि आंचल ब्रांड को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम है। उनकी सोच रही है कि आंचल के उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचे और इसके लिए एक हाई एंड कैफे की परिकल्पना की गई, जिसे आज धरातल पर उतार दिया गया है। मंत्री ने बताया कि ये कैफे युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए एक बेहतर बैठने और मिलने जुलने की सुविधा भी प्रदान करेगा। उन्होंने कैफे के निर्माण के लिए तरुण एंटरप्राइजेस को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सुंदर और आधुनिक कैफे तैयार किया है।
हमारे समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक सोच जो हमने उनके सामने रखी थी आंचल कैफे प्लस की, जो एक हमारा हाई एंड कैफे होगा, जिससे हमारे आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनता तक पहुंच भी पाएंगे, एक अच्छी बैठने की जगह भी होगी, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए खाने के लिए एक अच्छी सुविधा भी होगी। और आज उस सोच को हमने धरातल पर उतारा है। मैं करुण एंटरप्राइजेस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कैफे यहाँ पे बना के तैयार किया है। और लगातार एक सोच आंचल के, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रहा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, उत्तराखंड के जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। आंचल कैफे प्लस का जो संचालन है हमने आउटसोर्स किया है और इसमें लगभग 20 लोगों को रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल कॉज को देखते हुए यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो वो 4 लोग हमारे जो है वो वही कस्टमर्स का ऑर्डर लेंगे और वही फिर आगे सप्लाईज करेंगे। तो ये आंचल की तरफ से एक सोशल कॉज को देखते हुए ये पहल भी हम लोगों ने स्टार्ट करी है। तो स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ हम लोग एक सोशल कॉज को भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टॉपलेस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी पूरी कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा करती नजर आ रही है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आदत है कि वे देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास करते रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की संस्कार में ही है। कभी ये खुद भी विदेश जाते हैं तो वहां पर जाकर अपने भारतवर्ष का नाम डुबोने का कार्य करते हैं, वहां जाकर भारत की बुराइयां करते हैं। इससे पहले भी कई एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके का दिया है और इनके जो आका हैं, युवराज जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी, वो लगातार इस तरीके के अपने जो वक्तव्य है उसमें इस तरीके की चीजों को कह रखे हैं। और टॉपलेस होकर जहां पर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आ रहे हैं भारतवर्ष में, उनके सामने ये जो नग्न प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि भारत विरोधी गतिविधियों में निश्चित तौर पर अगर प्रथम स्थान किसी को प्राप्त होगा तो उसके लिए कांग्रेस ही है। देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थ पर्यटन को लेकर इस साल व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिस पर राज्य सरकार का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस पर प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी विभागों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से साल दर साल उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों का आगमन हो रहा है, अभी आप पिछले साल का देखें तो 60 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ हमारे उत्तराखंड में चारों धाम का दर्शन करने आए हैं। तो लगातार इसमें जो तैयारियां अच्छी हो रही है, तभी तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उसी क्रम में आने वाली जो हमारी तीर्थ यात्रा होने वाली है चारों धाम की, उसमें भी इसको लेकर सरकार हमारी गंभीर है। पूरी यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों की बैठक भी ली है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयासों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो कोई ठोस परिणाम दिखे हैं और ना ही आम जनता को राहत मिली है। गोदियाल ने कहा कि बार बार सड़कों के निर्माण कार्य और खंभों पर लटके बिजली के तार स्मार्ट सिटी की असलियत को उजागर कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैंने परसों भी इस बात का जिक्र किया था कि स्मार्ट सिटी के बारे में इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद हासिल क्या आया, सरकार को इसको स्पष्ट बताना चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। मैं परसों कैनाल रोड से, मैंने कहा उस दिन मीडिया में कि मैं कैनाल रोड से उस दिन नीचे आ रहा था, तो अभी सड़क बनी है, सड़क के बगल में अभी खोदा जा रहा है। टाइल बिछे थे पहले, अभी खोदे जा रहे हो। तो क्या है स्मार्ट सिटी? मेरी समझ में नहीं आई कि स्मार्ट सिटी क्या है। तार लगातार जुड़ रहे हैं, नीचे पानी के पाइप दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है? क्या कि इसकी परिभाषा क्या है स्मार्ट सिटी की?
बीजेपी ने एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अमर्यादित व्यवहार और प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए जिला महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कालिया ने कांग्रेस पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। भारतवर्ष में एक एआई समिट, इंटरनेशनल एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के राजनेता और उद्यमी आए थे और कहीं ना कहीं भारत की एआई संबंधित और आईटी संबंधित जो काबिलियत है उसको प्रदर्शित किया गया था उसमें। बट जबकि पूरे दुनिया भर से वहां पे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, वैसे में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा, कुछ क्या काफी नेताओं द्वारा, जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता थे, कोई उसमें उनका यूपी का युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष था, तो कोई किसी प्रदेश का युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष था। इस तरह के जिम्मेदार पदों पर रहने वाले फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। समान नारी संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्त्री को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण शक्ति संगठन के आह्वान पर स्वर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने आरोप लगाया कि ये बिल स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगे रखी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। नंबर 2000 यूजीसी का जो टोटल कानून है वो हम हिंदू समाज को बांटने का कानून मुझे लगता है। अगर हम उसमें कहें जो शिकायत का अधिकार है ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है, लेकिन सवर्ण समाज को कोई अधिकार नहीं। ये सीधे सीधे समाज का वर्गीकरण कर रहा है, एक को शोषित मान रहा है, एक को शोषणकर्ता मान रहा है। हमारा कहना है इसलिए कानून बाबू के शोषण और समाज छात्र लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ये कानून की पहली धारा ये खत्म होती है। दूसरी धारा यह है कि शिकायत अगर करी जाएगी तो 24 घंटे में ऑनलाइन शिकायत होगी। लगातार पहले से भी स्वर्णों को बहुत दबाया गया है। आज जो है ये यूजीसी कानून ला करके स्वर्णों को दबाया गया है और इसमें बच्चों को समानता का अधिकार भी छीना गया है। तो इसके लिए हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और इसके लिए हम लगातार विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। कोई भी ना जाए, आपसे निवेदन है, आपने समय दिया है, आप सब। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने पिटकुल के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति रद्द करते हुए नियम 9(1) के उल्लंघन की बात कही है और सरकार को अंतरिम व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उक्रांद ने आरोप लगाया कि बिना डिग्री की सही जांच के नियुक्ति की गई। पार्टी ने मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और धन वसूली की जाए। साथ ही भविष्य में पिटकुल में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आज की सर्वप्रथम आप सभी को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें आप देख रहे होंगे अखबारों में आजकल पिटकुल का बहुत नाम सामने आ रहा है। पिटकुल के जो प्रबंध निदेशक हैं ध्यानी जी, वो काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो आज की हमारी ये प्रेस वार्ता उसी संबंध में है। थोड़ा सा हम आपको अवगत करा दें कि जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं, वर्ष 2015 की हम बात करते हैं। 3 नवंबर 2015 को योगेंद्र सिंह राठी जो चेयरमैन थे भारत मीडिया ट्रस्ट के, तो उन्होंने जो है पूरे भारत सरकार से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल से लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे पीसी ध्यानी जी हैं, एचआर वो उस समय मानव संसाधन के थे, एचआर रहते हुए भी वो अपनी एलएलबी की उस समय एलएलबी कर रहे थे, जबकि एचआर रहने के लिए एलएलबी की डिग्री जो अति आवश्यक थी, लेकिन बिना डिग्री के और सर्विस में रहते हुए वो उस समय एलएलबी कर रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने जो ये प्रार्थना पत्र दिया था और उन्होंने सरकार को स्पष्ट जो है निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी जो है अंतरिम। पौड़ी में शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने कार्यालय में घुसकर हमला किया, जो शिक्षा तंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। संगठनों ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होंगे।
बहुत दुर्भाग्य है आज इस उत्तराखंड जो देवभूमि में कही जाती है, आज अधिकारी कर्मचारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री अजय नोडियाल जी के साथ माननीय विधायक रायपुर श्री उमेश काऊ जी और उनके समर्थकों से लगभग 200 लोग निदेशालय गए और उनके द्वारा उनके साथ बहुत ही गंदी हरकतें, मारपीट और पूरा निदेशालय में तोड़ फोड़, फाइलें फाड़ के सारा निदेशालय में उन्होंने शांति व्यवस्था भंग करते हुए सारी जितनी पत्रावली डायरेक्टर साहब के टेबल में जो सब फाड़ दिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं आज इस उत्तराखंड में अधिकारी कर्मचारी शिक्षा सुरक्षित नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि शिक्षा विभाग में एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ठोस निर्णय लें। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।